फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ब्रीफ हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट पोजीशन प्रोडक्शन के सेक्टर में, एक्सपोर्ट के सेक्टर में, कंजम्पशन के सेक्टर में अभी क्या है हमारी कंट्री में, और कौन कौन से प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखा हुआ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री का ये एक बेस प्रोवाइड कराता है, मतलब इसको हम लोग एक बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो या फिर शुगर इंडस्ट्री हो, मशीनों का यूज हर इंडस्ट्री में होता है। और मशीनों का प्रोडक्शन कैसे होगा? जब आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? हर एक इंडस्ट्री का बेस किससे जुड़ा हुआ है, वो इंडस्ट्री किस बेस पे खड़ी हुई है, तो आयरन एंड स्टील के डेवलपमेंट पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से बेसिक इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री की। क्लियर है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही पॉसिबल हो पाता है कि उस देश में कितना जो है आर्म्स और एमिनेशन का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब वो नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे जो है कितनी कैपेबल है वो कंट्री। ठीक है, तो ये एक तरीके से दिखाता है क्या कि किसी देश की सुरक्षा कितनी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर डेवलप्ड है, अदर जो इंडस्ट्री है वो कितनी डेवलप्ड है, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री का बेस होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए इस इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री में। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का जो इतिहास रहा है ना, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से बेहतरीन रहा है। इसका हम लोग एक जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आयरन पिलर यहाँ पे बोल रहा है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट एज वेल एज आवर कंट्री हैज रिमेन्ड फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। अगर हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में हमारी कंट्री का काफ़ी ज़्यादा नाम रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कौन? आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में स्थित है। यानी कि हजारों साल पहले का वो स्तंभ है, वो पिलर है, और आज भी वो खड़ा है। आज भी किसी तरीके को उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मतलब ये दिखाता है कि कितने क्वालिटी का प्रोडक्शन होता था और कितनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप्ड थी हमारी कंट्री में, हिस्ट्री में। यानी इससे पता क्या चलता है कि हमारे देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन काफ़ी डेवलप्ड तरीके से होता था। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जो डोमस्कस स्वॉर्ड होता है, जो कि जापान वगैरह में बहुत ही फेमस है, जो तलवार या जो किचन नाइफ में जो यूज होता है, जो नाइफ में जो यूज होता है, जो प्लेट, वो डमस्कस होता है। मतलब डमस्कस का प्लेट होता है, वो स्वॉर्ड होता है, वो बहुत ही मतलब शार्प होता है, उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। इसका प्रोडक्शन भी हमारे देश से ही स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री में। डमस्कस स्टील का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हुआ करता था। ठीक है, इसका भी जो है प्रमाण मिला हुआ है इतिहास में। यानी अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा देश जो है आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में काफी क्या रहा है? डेवलप्ड रहा है। क्लियर है? यहां पे बोल रहा है मॉडर्न टेक्निक, but the first attempt to manufacture iron using modern technique was made in 1830 and it remained unsuccessful. मॉडर्न टेक्निक से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था वो 1830 से स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दूसरा जो प्रयास किया गया वो कोलकाता के बराकर प्लेस, बराकर एक जगह है, वहां पे जो है एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई जो है आयरन स्टील की, लेकिन 1847 में। लेकिन वहां पे सिर्फ आयरन प्रोड्यूस होता था और स्टील का प्रोडक्शन नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, तब स्टील का प्रोडक्शन क्या होना स्टार्ट हुआ। देखिए, आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एक बेसिक आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है वो आयरन और लाइमस्टोन और कोक। आयरन ओर का मतलब जो जमीन से जो लौह अयस्क निकलता है ना, मतलब जो जिसमें जो है लोहे की मात्रा होती है, जिसमें बहुत सारे धूल कर वगैरह लगे रहते हैं,
उसको जो है फर्दर प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, उसमें से सारे जो भी जो वेस्टेज है उनको निकाल के और प्योर आयरन उसमें से निकाला जाता है। तो जो जमीन से निकाला जाता है, जो खोद करके निकाला जाता है आयरन और, जिसको हम लोग हिंदी में लॉयस्क बोलते हैं, उसको लाइमस्टोन यानी कि चूने को और कोक को यानी कि कोयले को क्या किया जाता है, मिक्स करके, किसको, आयरन ओर को, लाइमस्टोन को और कोक को, यानी आयरन ओर यानी लॉयस्क, चूने को और कोक को मिक्स करके भट्टी में क्या किया जाता है, उसको काफी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ब्लास्ट करवाया जाता है। जैसे जैसे हीट किया जाएगा, फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसमें से आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा फर्दर प्रोसेस उतना ज़्यादा प्योर आयरन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे प्योर आयरन निकलते जाएगा। एक टाइम पे जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इसका होता है वो स्टील का फॉर्म होता है। ठीक है, यानी आयरन से ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, स्टील का होता है। इसलिए स्टील जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि स्टील हल्का होता है, स्टील टिकाऊ होता है, उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। तो ये मैंने प्रोसेस बताया ताकि आप लोग ये समझ सको कि बेसिकली प्रोडक्शन किस तरीके से होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो 3 तरीके के रॉ मटेरियल का बेसिकली यूज होता है। पहला तो आयरन ओर, जो कि जमीन से निकाला जाता है खोद करके, जो कि लॉयस्क होता है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है। उसमें लाइमस्टोन और कोक को मिला करके क्या किया जाता है, फर्दर प्रोसेस कराया जाता है जो है भट्टी में उसको, और वहां से क्या किया जाता है, लिक्विड में आयरन का प्रोडक्शन होता है। जो यहाँ पे जो उसका आपका यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे आयरन जो है और निकल रहा है, यहाँ पे आयरन और डाल के, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर प्रोसेस करके जितना ज़्यादा हीट किया जा रहा है, और यहाँ पे लिक्विड में देखिए पिग आयरन और यहाँ पे वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म आयरन का क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो 1847 में जो बना, जो स्टैब्लिशमेंट, जो फैक्ट्री लगी, वो सिर्फ आयरन का प्रोडक्शन करती थी, स्टील का नहीं करती थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, जिस वजह से सिर्फ जो है लोहे का प्रोडक्शन होता था, स्टील का नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी जो है बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जो स्टील का प्रोडक्शन भी क्या होने लगा, इंडिया में होने लगा मॉडर्न टेक्निक से। ठीक है, जो ओल्ड टेक्निक है हिस्ट्री में मैंने जैसे बताया ऐसा ट्रेस है कि इंडिया में जो है स्टील का भी प्रोडक्शन होता था, डमस्कस स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में होता था। लेकिन मॉडर्न टेक्निक से जो है वो 1837 से जो है इंडिया में आयरन का प्रोडक्शन होना और स्टील का उसके बाद में प्रोडक्शन जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट पोजीशन के बारे में। प्रेजेंट पोजीशन अभी क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हमारे इंडिया में। तो नंबर ऑफ मिल्स सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मिल्स है वो 2 तरीके के होते हैं, पहला इंटीग्रेटेड मिल्स और दूसरा मिनी मिल्स। इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अंडर दिस ओनली बिग स्टील प्लांट्स आर इंक्लूडेड। बड़े स्टील प्लांट्स, इसमें क्या होता है कि जो जो मैंने प्रोसेस बताया, प्रोसेस करके और इसमें लिक्विड फॉर्म में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है। और यहां से जो दूसरी कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को क्या करना है, मशीनरी बनाना है, तो वो कंपनी क्या करेगी, यहां से इन प्लांट से रॉ मटेरियल परचेज करेगी और फिर क्या करेगी, उसका फर्दर आगे का प्रोडक्शन करके, और जो भी उनको स्पेयर पार्ट, जो भी मशीनरी, जो भी चीजें बनानी होंगी वो बनाती है। यानी कि जो इंटीग्रेटेड मिल्स है वो क्या करती है, वो प्योर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करती है। आई बात समझ में? तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो कि बड़े लेवल के प्लांट्स होते हैं, ऐसे टोटल जो है 13 मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। जैसे कुछ के नाम हम लोग बहुत ही कॉमन से हम लोग जानते होंगे। सबसे पहला तो सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको 1907 में जो जमशेदजी टाटा ने जो है स्टैब्लिश किया था। डुबारी स्टील वर्कर्स, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको, मतलब ये सारे कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं जहां से आयरन एंड स्टील का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ऐसे 13 जो हैं बड़े बड़े, मतलब कि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो हमारे देश में 13 हैं।
मैंने बताया मिल दो तरीके के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो कि बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है एकदम लिक्विड जो है आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ से दूसरी जो कंपनियां, दूसरी जो फैक्ट्रियां हैं वो वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके और आगे का जो है अपना मटेरियल बनाती है, जिसको मशीनरी बनाना है, जिसको रॉड बनाना है, जिसको जो भी चीजें बनानी है। दूसरा है क्या, मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स का मतलब होता है जो छोटे लेवल के स्टील प्लांट्स होते हैं। इस स्टील प्लांट में क्या होता है, इनमें जो स्क्रैप मटेरियल वगैरह होते हैं ना, जो मतलब कि जो भी वेस्ट हो चुके जो आयरन एंड स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मतलब क्या किया जाता है, उनको स्क्रैप करके उनको जो है फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब पहले के जो प्रोडक्ट है जो बेकार हो चुके हैं उनको क्या किया जाता है, स्क्रैप करके नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये छोटे जो है स्मॉल स्केल के जो है मिल्स होते हैं, बड़े लेवल के नहीं होते हैं, इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इन्हें मिनी स्टील प्लांट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने बताया जो मिल है वो दो तरीके के होते हैं, पहला इंटीग्रेटेड या बिग स्टील प्लांट्स जो कि 13 हैं, और मिनी स्टील प्लांट मतलब कि जो छोटे लेवल के प्लांट्स होते हैं जिसमें जनरली जो जो खराब हो चुके जो भी आयरन स्टील के जो भी आपके जो भी चीज़ें हैं उनको स्क्रैप करके और नए प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं क्या प्रोडक्शन इन इंडिया। 1950-51 प्रोडक्शन ऑफ स्टील सुटेबल फॉर मार्केटिंग वाज ओनली 10 लाख टन। सिर्फ 1950-51 में प्रोडक्शन जो था वो 10 लाख टन का था हमारे देश में, मात्र 10 लाख टन आज़ादी के बाद। लेकिन अभी 2019 की जो स्थिति है वो क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर विथ प्रोडक्शन स्टैंडिंग एट 111.2 मिलियन टन इन 2019। 1950-51 में जो हमारे प्रोडक्शन की स्थिति थी वो कितनी थी, सिर्फ 10 लाख टन की थी। अभी 2019 में हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर जो है कंट्री हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 111.2 मिलियन टन है। ये दिखाता है कि हमारा ग्रोथ कितना ज्यादा हुआ है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे चाइना है। जैसा मैंने बताया कि दूसरे नंबर पे इंडिया है, पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, हमने बताया कि हमारी जो कंडीशन थी 1950-51 में सिर्फ 10 लाख टन का हम क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। आज हम दूसरे नंबर की क्या है, स्टील आयरन स्टील में जो है प्रोड्यूसर कंट्री है। लेकिन एक सच्चाई है, चाइना आज पहले नंबर पे है, हमने और चाइना ने, यहां पे देखिए, इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। स्टील का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया और चाइना का 1950 में लगभग सेम था। लेकिन आज देखिए, आज 2018 के डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं, 2018 में चाइना का जो प्रोडक्शन था 928.3 यानी कि 928.3 मिलियन टन, और इंडिया का 106.5। कितना ज्यादा ह्यूज गैप आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच में। इंडिया दूसरे नंबर पे है, लेकिन गैप देखिए चाइना ने कितना ज्यादा क्या किया है, डेवलपमेंट किया है इस सेक्टर में, और इंडिया अभी भी कितना पीछे है। एक समय पे हम चाइना के साथ, जितना कि चाइना का जो है प्रोडक्शन होता था स्टील का, उतना मेरा भी होता था, हमारे भी देश का होता था। लेकिन आज चाइना का प्रोडक्शन देखिए 900 मिलियन टन को क्रॉस कर चुका है, और हमारा सिर्फ 106.5। ये 2018 का डेटा है। 19 में जो है वो बढ़ के 100 जो है 11.2 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, तो जो कितना बड़ा गैप है पहले और दूसरे नंबर के जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उनके बीच में, ये दिखाता है कि चाइना कितना ज्यादा डेवलप्ड है आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में हमारे कंपैरिजन में। अब हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ आयरन स्टील। एक्सपोर्ट में क्या पोजीशन है हमारी। हम 1950-51 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, सिर्फ 3 करोड़ या उससे भी कम का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। यहां पे लिख रहा है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ स्टील ड्यूरिंग द ईयर 1950-51 वाज लेस देन ₹3 करोड़, एंड दिस इंक्रीज टू ₹2,512 करोड़ इन द ईयर 1997। 1991 के बाद जब हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो चेंज हुई, उसके बाद से हमने आयरन और स्टील के जो एक्सपोर्ट है उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया।
और ये दिख रहा है 1950-51 में जो 3 करोड़ से भी कम का एक्सपोर्ट था हमारा, वो 1997 में बढ़ के 2512 करोड़ हो गया। और 2019 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, तो हमने आयरन स्टील का एक्सपोर्ट किया 2019 में 6393.58 मिलियन US डॉलर। यानी कि 2019 में देखिए कितना बड़ा, जब हमारा देश आजाद हुआ 3 करोड़ से भी कम का एक्सपोर्ट था, और आज हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं आयरन और स्टील का, तो 6393.58 मिलियन US डॉलर। कितना ज्यादा हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ किया है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कंजम्पशन में। जैसा मैंने बताया, जब भी क्वेश्चन पूछे तो पहले आप थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री लिखेंगे, उसके बाद से प्रेजेंट पोजीशन में जो है मिलों के बारे में लिखेंगे, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन के बारे में लिखेंगे। ये दिखाता है प्रेजेंट पोजीशन यानी वास्तविक स्थिति क्या है इस इंडस्ट्री की। तो कंजम्पशन हम देख रहे हैं, देखिए कंजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन और स्टील का जो कंट्री जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगी, ये माना जाएगा कि कंट्री उतनी ज्यादा क्या कर रही है, डेवलप्ड कर रही है। क्योंकि आयरन और स्टील को हम खाएंगे तो नहीं। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, यानी हमारे यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हमारे यहाँ वैसे ब्रिजेस बन रहे हैं, वैसे जो है रेल वगैरह बन रहे हैं, उस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मतलब आयरन एंड स्टील का यूटिलाइजेशन यूज हमारे कंट्री में ज्यादा है, हमारे कंट्री में पर कैपिटा कंजम्पशन ज्यादा है। डेट मीन्स हमारी कंट्री क्या हो रही है, डेवलप्ड कर रही है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो चलिए ठीक है, एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में कंजम्पशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई कंट्री ज्यादा कंजम्पशन कर रही है, मतलब वो ज्यादा क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, मतलब डेवलपमेंट अचीव कर रही है। यहाँ पे कंजम्पशन में देखिए इंडिया जो है सेकंड रैंक पे है प्रोडक्शन में। यहाँ पे बोल रहा है ऑल्दो इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड विथ रिगार्ड टू प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, लेकिन जो इसका पर कैपिटा कंजम्पशन है वो सिर्फ 69 केजी है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्या है, प्रोड्यूसर हैं आयरन एंड स्टील के, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो सिर्फ कितना है, 69 केजी है। अगर हम वर्ल्ड के ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन से कंपेयर करें, तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में जो कंजम्पशन है देशों का एवरेज कंजम्पशन वो 208 केजी है। और उस कंपैरिजन में हमारा जो पर कैपिटा आयरन स्टील का कंजम्पशन है वो कितना है, सिर्फ 69 केजी। यानी ये दिखा रहा है कि हमारा कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब हमारे यहाँ अभी भी बहुत डेवलपमेंट होना क्या है, बाकी है। आई बात समझ में। तो आयरन और स्टील के कंजम्पशन से उस कंट्री के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा क्या होता है, एक रोल होता है। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा दैट मीन्स वो कंट्री उतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है, उतना ज्यादा डेवलप्ड कर रही है। क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, लगभग 6 लाख लोगों को क्या करती है, रोजगार देती है। लोकलाइजेशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ज्यादा कहाँ पे जो है लोकलाइज है ये इंडस्ट्री, तो बिहार, यानी बिहार तो नहीं मतलब अब झारखंड में चला गया ये एरिया, यानी झारखंड में, बिहार की जगह आप झारखंड इसको लिख सकते हैं। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पे ज्यादा जो है आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री क्या है, स्टेब्लिश्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो रॉ आयरन हुआ यानी कि आपका जो है आपका जो लॉयर्स बोल सकते हैं, ठीक है, आयरन और वो, या फिर लाइम, कोल, ये सारी चीजें जो है काफी आसानी से इन जगहों पर मिलती हैं। इसी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन जो है झारखंड या वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में है। क्योंकि जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, लोग अपनी फैक्ट्री वहीं पे लगाएंगे। तो यही रीजन है लोकलाइजेशन का इन स्टेट्स में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। क्लियर। ये हमने देखा प्रेजेंट पोजीशन। अब हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अभी हमारे देश में। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेंड एम्प्लॉइज। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं उनके पास स्पेशल टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है एक चीज फायदा तो है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, चीप लेबर हमारे यहाँ जो है अवेलेबल है, लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हर कोई जाके काम नहीं कर सकता है। वहां पे जो है ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर टेक्निकल एबिलिटी की जरूरत होती है। हमारे यहाँ ऐसे इंप्लॉइज की बहुत शॉर्टेज है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंप्लॉइज को मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और बाहर से जो इंप्लॉइज आएंगे काम करने के लिए उन्हें हमें ज्यादा पैसा पेमेंट करना होगा, जो कि हमारे लिए यानी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है।
यानी पहला जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो क्या, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंप्लॉइज हैं, टेक्निकल इंप्लॉइज की शॉर्टेज है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आई बात समझ में? यहाँ पे बोल रहा है हाई क्वालिटी टेक्निक्स, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड पर्सन don't become available in the country, and as a result well qualified and trained personnel are to be required from other countries by paying exorbitant wages and perquisites। चूंकि हमारे यहाँ जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज है उनका जो बहुत बड़ा अभाव है, शॉर्टेज है, इस वजह से हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है एम्प्लॉयज को। तो दूसरे देश से जब भी हम मंगाएंगे उनको, तो उनको ज़्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारे अलावेंस देने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई होगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो भी हमारे यहाँ जहां जिस भी सेक्टर में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, ठीक है, रीजन क्या है, कलकत्ता हो, मतलब बंगाल हो, रीजन क्या है, वहां पे जहां भी ये सारे, चाहे वो आयरन ओर हो या फिर लाइम हो या फिर आपका कोक हो, ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जहां पे अभी भी रोड वगैरह की जो फैसिलिटी है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो रॉ मटेरियल तो वहां पे अवेलेबल है, लेकिन वहां से जो मिलों तक लाने में चूंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल अच्छे तरीके से नहीं है, इस वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रॉ मटेरियल को मिलों तक लाने के लिए। और इससे क्या होता है, जब अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी तो आपको ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सही समय पे जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पाएगी आपकी मिलों को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है बहुत जो है प्रभावित होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, आती है हमेशा, क्योंकि जहां भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहां पे अभी भी प्रॉपर रोडवेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से टाइमली रॉ मटेरियल की सप्लाई मिलों को नहीं हो पाती है, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, प्रभावित होता है, या होती भी है तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे बता रहा है क्या, प्रॉब्लम ऑफ हाई कॉस्ट। हम लोगों ने पहला देखा क्या, हमारे यहाँ जो टेक्निकल एबिलिटी वाले इंप्लॉइज हैं उनकी शॉर्टेज है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से इंप्लॉइज मंगा रहे हैं। बाहर से वो इंप्लॉइज मंगाएंगे तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उनको बहुत सारे अलाउंस देने पड़ेंगे, यानी हमारे पास से पैसा ज्यादा जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पे ये क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। सेकंड क्या है, जो रॉ मटेरियल जहां अवेलेबल है वहां पर रोडवेज की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। एक तो टाइमली रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं हो पाता, और दूसरा सप्लाई हो भी रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा ज्यादा लग जा रहा है, यानी ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो ये रीजन हो जाता है जिससे जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो काफी हाई हो जाती है, यानी हाई कॉस्ट की भी एक सबसे बड़ी समस्या रही है। दूसरा, जो हमारे यहाँ आयरन और जो निकलता है उसमें एल्युमिनियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिसके वजह से इनको फर्दर काफी प्रोसेस किया जाता है प्योर आयरन और स्टील निकालने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कॉस्ट बेयर करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथा क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ही मतलब इनएफिशिएंट तरीके से काम करता है। उनको पता है कि ये गवर्नमेंट की जो है अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी है, हम गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, हम अच्छे से काम नहीं भी करेंगे तो हमको कोई निकालने वाला नहीं है, इस वजह से वो पूरी इफिशियंसी के साथ काम नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें जो भी कॉस्ट होगा वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर पे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, दूसरी चीजों पे यूज नहीं हो रहा है। यहाँ के जो इम्प्लॉइज हैं वो इम्प्लॉइज मन से काम नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि हम काम अच्छा नहीं भी करेंगे तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव वर्क परफॉर्म वो नहीं कर पाते हैं, जिस रीजन से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो लॉस फेस कर रही है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन के मैटर में हमारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है। हम दूसरे रैंक पे तो हैं, लेकिन अगर पहले रैंक वाले कंट्री से हम कंपैरिजन करें चाइना से, तो हम देख रहे हैं कि हम कितना पीछे हैं, जो मैंने डेटा में आप लोगों को ऊपर बताया। तो इसका रीजन यही है कि जो हमारे यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, वहां के जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफिसर्स या फिर इंप्लॉइज हैं, वो कहीं ना कहीं इफिशियंट नहीं है। एक और सबसे बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है क्या, लेबर अनरेस्ट। यहाँ के जो लेबर है वो कहीं ना कहीं उतने मन से काम नहीं करते हैं, वो काम करने तो आएंगे लेकिन अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, प्रोडक्टिव वे में काम नहीं करेंगे,
जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयज भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, फॉल्टी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी पूरा ध्यान देकर के काम नहीं कर रहा है, और लेबर भी जो है वो मन से काम नहीं कर रहे हैं, बस वो आ रहे हैं दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हमारी कंट्री में। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि क्या हिस्ट्री रहा है आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन का हमारी कंट्री में, कब से मॉडर्न टेक्निक से आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में। हमने कुछ दो चार जो है आयरन एंड स्टील जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है उनका एग्जाम्पल देखा। 13 जो है बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, हमने दो चार के एग्जाम्पल्स देखे जो मेन है, जो हम लोग हमेशा सुनते हैं। हमने मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में देखा, प्रोडक्शन देखा कि आज हम प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पे हैं। फर्स्ट रैंक पे चाइना है लेकिन हम उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं, इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा। एक्सपोर्ट हमने देखा कि एक समय हम सिर्फ 3 करोड़ रुपए से कम का एक्सपोर्ट करते थे, आज हम कितना ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा कि कंजम्पशन में अगर वर्ल्ड के एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन से हम कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 69 केजी के साथ, वहां पे 208 केजी के कंपेरिजन में सिर्फ 69 केजी के साथ हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है। यानी हमने प्रेजेंट पोजीशन में हमारी अपनी जो है अच्छी स्थिति के बारे में भी देखा, और कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत वर्स पोजीशन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, उसके जो है एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल से देखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।